मदन एक गरीब रिक्शा वाला था। सारा दिन किराए का रिक्शा चलाकर शाम को रिक्शे के मालिक को रिक्शे का किराया देकर जो पैसे बचते उन्हीं से मदन अपना गुजारा करता था। मदन के परिवार में पत्नी सावित्री और 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। परिवार को पालने के लिए मदन को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ओ भैया, रिक्शा खाली है, पहाड़गंज तक जाना है। हाँ भैया जी, आओ आओ। इसी तरह मदन पूरा दिन दिल्ली की सड़कों पर दिन भर रिक्शा चलाकर रात में थका हारा घर पहुंचता था। अरे, आज तुमने आने में बहुत समय लगा दिया। हाँ, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बहुत जाम था, सवारी छोड़ने में बहुत समय लग गया, इसलिए देर हो गई। और तुम्हें पता ही है, अब सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। इतने कोहरे और धुंध में रिक्शा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कल ही तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुन दूंगी। कुछ पुराने स्वेटर पड़े हैं जो कंधों से उधड़ गए हैं। सोच रही हूँ उनकी ऊन उधेड़ लूं तो थोड़ा गर्म स्वेटर एक तो बन ही जाएगा। तभी चारों बच्चे आ जाते हैं। माँ, बापू, आपको पता है लोग चांद की सैर पर जा रहे हैं। बबलू बता रहा था इतनी महंगी टिकट है चांद पर न्यू ईयर पार्टी मनाने की। हाँ बापू, इस बार नए साल पर बहुत लोग चंद्रमा पर न्यू ईयर पार्टी मनाने की टिकट बुक कर रहे हैं। ज्योति बोल रही थी उसके पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते हैं उन्होंने भी चांद पर जाने की टिकट करवाई है। बापू, आप भी चलो ना चांद पर न्यू ईयर पार्टी मनाने, हमें भी चांद पर जाना है। हाँ बापू, चलो ना चांद पर। माँ, चलो ना। बच्चों, चांद पर जाने की सारी टिकट बिक चुकी है। सब लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा दी थी। अब जब दोबारा चांद पर जाएंगे ना, तब मैं तुम लोगों की टिकट सबसे पहले करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा, परियों की कहानी कौन कौन सुनेगा, जल्दी बताओ। परियों की कहानी सुनाने के बाद मदन अपने बच्चों को समझा बुझा देता है। अगले दिन मदन जब रिक्शा लेकर काम पर निकला तो उसने जगह जगह पोस्टर देखे। लोग चांद की ही बातें कर रहे थे। अरे भैया, जिसको देखो चांद पर न्यू ईयर पार्टी की बातें कर रहा है। बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लग रही हैं, तब जाकर कहीं किसी को टिकट मिलती है। कोई नहीं, अब तो चांद पर आना जाना लोगों का लगा ही रहेगा। इस साल नहीं तो अगली साल चले जाएंगे। मदन भी रेलवे स्टेशन पर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद मदन को एक सवारी मिली और वो उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा। सवारी को छोड़कर मदन वापस आने लगा तो रास्ते पर कोई नहीं था। धूप तेज थी तो मदन कुछ देर रिक्शा किनारे लगाकर धूप सेकने के लिए बैठ गया। तभी कुछ गुंडे एक आदमी का पीछा करते हुए भाग रहे थे। उस आदमी ने मदन को उठाया। भैया, जल्दी से रिक्शा दौड़ाओ, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मेरी मदद करो। घबराओ नहीं भैया जी, मेरे होते हुए गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मदन इतनी तेज रिक्शा चलाता है कि पीछे पैदल भागते हुए बदमाश उन्हें नहीं पकड़ पाते। मदन रिक्शे को बाजार के बीच में ले जाता है, जिससे आसपास की चहल में उन्हें कोई खतरा नहीं था। बस भैया, वो सामने जो बड़ी गाड़ी खड़ी है उसके पास रोक दो। क्या हुआ सेठ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों? आप तो बैंक गए थे ना? मोहन, पहले ये अटैची गाड़ी में रखो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और टायर ठीक करवा लिया या अभी करवाना है? सेठ जी, टायर की हवा भरवा ली है, पीछे के टायर में पंचर था। मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था। कुछ मत पूछो मोहन, बहुत मुसीबत से बचकर आया हूँ। भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैं गाड़ी को बाजार में ही छोड़कर पैदल बैंक तक चला गया। मुझे तो लगता है वो गुंडे काफी देर से मेरे पीछे थे, वो मेरे से कैश हड़पना चाहते थे, पर आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है सेठ जी, मुसीबत पर व्यक्ति के काम आना ही तो इंसानियत है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, सवारी लेनी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मदन है। एक काम करो, ये मेरे घर का पता है, कल मुझसे आकर मिलना, फिर मैं तुमसे इत्मीनान से बात करूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल दोपहर में आऊंगा। सेठ गाड़ी में बैठकर घर चला गया और मदन भी रिक्शा लेकर घर लौट आया। अगले दिन मदन जब सेठ जी से मिलने उनके घर पहुंचा तो उसके साथ उसका सबसे छोटा बेटा मोनू भी था। अरे मदन, आओ आओ। सुनती हो, ये मदन है, कल मदन ने ही मेरी जान बचाई थी। आओ मदन, बैठो यहाँ। मैं चाय नाश्ता लगवाती हूँ। सेठ जी, इतनी तकलीफ मत कीजिए, मैं रोटी खाकर आया हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, ये छोटा बच्चा खा लेगा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम मोनू है। सुनो जी, चांद पर गर्मी होगी या ठंड होगी, कैसे कपड़े लेकर जाने हैं? वहाँ के मौसम का तो कुछ पता ही नहीं है। भाग्यवान, मैंने दोनों बहू बेटों को कह दिया है, मेरी बात हुई है कंपनी से, हमें चांद पर जाने के लिए वो लोग ही कपड़े और सामान देने वाले हैं, तो तुम चिंता मत करो। मैंने सुनील को कह दिया है, वो वापसी में लेता आएगा।
चांद के मौसम के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। आप चांद पर न्यू ईयर पार्टी के लिए जा रहे हो अंकल जी? हाँ बेटा, हमने सोचा कि इस बार न्यू ईयर पार्टी चांद पर ही मनाई जाए, चलोगे हमारे साथ? अंकल जी, बापू बोल रहे हैं हम अगले साल जाएंगे। अगले साल क्यों मदन, एक काम करो, मैं तुम सबकी भी टिकट करवा देता हूँ। इस बार तुम भी अपने बीवी बच्चों के साथ चांद पर न्यू ईयर पार्टी के लिए आनंद लो। रुको, मैं अभी सुनील को फोन करता हूँ, वो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के टिकट के साथ ही बच्चों की भी आधी आधी टिकट लगेगी, वो ऑनलाइन बुक कर देगा। अब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी तरफ से बच्चों के लिए नए साल का तोहफा समझ लो। तुम भी इस बार बीवी बच्चों के साथ चांद पर घुमाओ। और फिर मदन और उसका परिवार भी सबके साथ चांद पर न्यू ईयर पार्टी मनाने जाता है। सब लोग मिलकर चांद पर नए साल का स्वागत करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। मदन और सावित्री अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्हें वो मिला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टिल्लू एक गरीब कबाड़ी था जो दिन भर कूड़ा बिनता था और फिर उसे बेचकर अपना और अपनी पत्नी गिन्नी का पेट पाल रहा था। टिल्लू और गिन्नी की शादी को 4 साल पूरे होने को थे और अब वो 2 से 3 होने जा रहे थे। अरे अरे, ये क्या कर रही है गिन्नी? छोड़ इसे, ला मुझे दे, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। क्या क्या करोगे आप भी? पहले ही सारा दिन धूप में इधर उधर भटकते रहते हो और अब मेरी वजह से ये सब भी करोगे? तो क्या हुआ? और वैसे भी बच्चा तो हम दोनों का है ना, उसकी खातिर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी। अब मुझसे आपकी ये हालत और नहीं देखी जाती। मेरी मानो तो बच्चे के पैदा होने से पहले कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। यहाँ बहुत परेशानी होती है, पानी लेने भी कितनी दूर जाना पड़ता है, और तो और अपनी झोपड़ी के पास कितना घना जंगल है। दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर न धमक पड़े कभी। बोल तो तू ठीक रही है गिन्नी, लेकिन अपनी हालत भी तो तू जानती है ना। कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे खाने पीने का भी ठीक से जुगाड़ नहीं हो पाता। ऐसे में कहीं किराए पर कमरा कैसे लेंगे? माना कि यहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये जगह जैसी भी है तो मुफ्त की ना। इतना कहकर टिल्लू कुएं की तरफ चल दिया। टिल्लू ने गिन्नी को तो समझा दिया, लेकिन वो खुद को नहीं समझा पा रहा था। ठीक ही तो कह रही है गिन्नी, ये जगह वाकई में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये कुआं, इसमें भी बस नाम भर को ही पानी बचा है। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि एक दिन चांद पर जाकर अपना घर बसाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पर ही ढंग का बसेरा नहीं मिल रहा। और अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, क्या उसका नसीब भी मेरी तरह ही होगा? ये सब सोचकर टिल्लू की आंखों में आंसू आ गए और वो कुएं के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया। असल में टिल्लू की झोपड़ी जिस जगह पर थी वो शहर से काफी अलग था, जहाँ सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर टिल्लू और गिन्नी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे, लेकिन अब सवाल उनके आने वाले बच्चे का था, तो टिल्लू को कुछ तो करना ही था। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। टिल्लू हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। टिल्लू उस आवाज की तरफ बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था, जिसे कुछ देर पहले ही शहर से आई हुई एक गाड़ी वहां डाल कर गई थी। आवाज तो इधर से ही आ रही थी, लेकिन यहाँ तो बस ढेर सारा कूड़ा। लगता है मेरा वहम होगा, मुझे चलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ पर इस कांच की बोतल में बंद हूँ मैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। टिल्लू ने पलट कर देखा तो वाकई उसके सामने कूड़े के बीच एक कांच की बोतल पड़ी थी। टिल्लू ने उस बोतल को उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। तुम भले इंसान लगते हो, मेरी मदद कर दो, मुझे इस बोतल की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं तुम्हें इस बोतल से बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर इस बोतल को तोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए तुम्हें पहले उस जादूगर के जादू को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? बहुत आसान है, बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों में लेकर जोर से रगड़ना होगा और फिर इसका ढक्कन खोल देना। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद इस बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या बस इतना ही? तो लो, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। टिल्लू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस परी ने कहा। उसने पहले कांच की बोतल को अपने हाथों से रगड़ा और फिर उसका ढक्कन खोल दिया और इसके साथ ही वो परी उस बोतल से बाहर आ गई।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान था। ये काम तो कोई भी कर सकता था। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगर का जादू बस वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो और जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता हो। तुमने मुझे उस बोतल से आजाद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। कुछ भी मतलब मेरा मतलब है कि तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो। हाँ, एक बार बोल कर तो देखो। तो फिर ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक आलीशान घर में रहूं, जहाँ हमें किसी भी चीज की कमी ना हो। हर काम मेरे सोचते ही हो जाए, जो भी चाहूँ वो झट से मेरे सामने आ जाए। और हाँ, एक बात और, मेरा ये आलीशान घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि वहाँ दूर उस चांद पर होना चाहिए। टिल्लू बिना सांस लिए बस बोलता गया और परी उसे सुनती रही। क्या कहा? चांद पर? क्या तुम सच में चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना क्या है? पर तुमने मेरी बात पूरी तो सुनी ना। मैं चाहता हूँ कि चांद पर जाकर मुझे कोई काम ना करना पड़े, ना पैसे कमाने का झंझट हो और ना ही मेरी पत्नी गिन्नी को घर का कोई काम करना पड़े, और मेरा बच्चा वो भी वहाँ चांद पर पूरे ठाठ से रहे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और इसके साथ ही टिल्लू और उसकी पत्नी सीधे चांद पर पहुंच गए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहाँ गई? शुक्र है कि आप भी यहीं पर हो। पर आप तो पानी लेने गए थे ना, कहाँ है पानी का घड़ा? अरे कहाँ छोड़ा है उसे? अरे छोड़ उस मिट्टी के घड़े को गिन्नी, जरा अपने आसपास देख। तुझे ये जगह कुछ अलग नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है। अरे इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? और ये जमीन, ये इतनी क्यों चमक रही है? सुनो जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आपको पता है, मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी। जब आंख खुली तो यहाँ पर आपके साथ खड़ी थी। आप बताओ ना, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ पर आए कैसे? और ये सामने जो इतना बड़ा महल है, ये किसका है? टिल्लू गिन्नी को पूरी बात बताता है और फिर दोनों उस आलीशान महल के अंदर जाते हैं जो उनके ठीक सामने था। पूरे महल में उनके सिवाय और कोई भी वहाँ पर नहीं था, लेकिन टिल्लू और गिन्नी की जरूरत की हर चीज वहाँ पर थी। गिन्नी, अब बस, अब सारी जिंदगी मौज में काटेंगे। अपना बच्चा भी एक राजकुमार की तरह पैदा होगा और यहीं पर बड़ा होगा। अब हमें ना तो कोई काम करने की जरूरत है और ना ही कोई चिंता करने की। हाँ, लेकिन यहाँ तो बस हम ही हैं और कोई भी नहीं। हम ऐसे कैसे जिएंगे जी? ओफो, तुम औरतों को समझना भी ना बड़ा मुश्किल है। अब बताओ, मेम साहब को चांद पर रहकर भी चैन नहीं है। बात वो नहीं है जी, जरा अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचिए। क्या वो सारी जिंदगी सिर्फ हमें देखकर ही बड़ा होगा? यहाँ चांद पर हमारे अलावा कभी कोई रहने नहीं आएगा, तो आखिर हम कब तक इस ऐशो आराम के साथ खुश रह पाएंगे यहाँ? मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ पृथ्वी पर कितनी मुश्किलें हैं, तुझे याद है ना? मुझे सब याद है जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल आप अपनी मेहनत से उन सारी मुसीबतों का हल ढूंढ ही लोगे और हमारा बच्चा भी हमेशा खुश रहेगा वहाँ अपनी दुनिया में। लेकिन गिन्नी, अब हम चाहकर भी इस चांद को और यहाँ बने अपने इस घर को छोड़कर वापस नहीं जा सकते। उस परी से मैं बस एक ही इच्छा मांग सकता था जो मैं मांग चुका हूँ, और अब वो परी कहाँ है मैं तो ये भी नहीं जानता। इतना कहकर टिल्लू उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है जिसके बीचों बीच वही परी खड़ी थी जिसके जादू से टिल्लू और गिन्नी चांद पर पहुँचे थे। परेशान मत हो टिल्लू, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें चांद की ये दुनिया रास नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा को तो मुझे पूरा करना ही था। गिन्नी ने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारा परिवार वहाँ अपनी दुनिया में ही खुश रह सकोगे। तो बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? चांद पर बना ये आलीशान महल या पृथ्वी पर बनी वही पुरानी झोपड़ी? टिल्लू और गिन्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फौरन पृथ्वी की तरफ इशारा कर दिया। उनके ऐसा करते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके साथ ही टिल्लू और गिन्नी वापस पृथ्वी पर पहुंच गए, लेकिन इस बार काफी कुछ अलग था। टिल्लू की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक छोटा लेकिन पक्का मकान था। पास में ही एक खेत था जिस पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। साथ ही साफ पानी से भरा हुआ एक कुआं भी था जो टिल्लू के घर के बिल्कुल नजदीक था। टिल्लू के लिए ये सब उस परी ने ही किया था और ये बात टिल्लू और गिन्नी भी समझ चुके थे। दोनों ये सब पाकर बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार उन्हें अपना सपनों का घर जो मिल गया था।